बहुत कुछ वहाँ पे ऐसी दिक्कतें हों ना। लेकिन अब देखो, वो एक मुख्यमंत्री में काउंट हो, उनको छोड़ करके बाकी जो हैं उसमें, चूंकि आप बड़े व्यक्ति हैं ना भाई, आपको तो सबके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के हैं, तो सब आधे से अधिक मुख्यमंत्री जिस चीज पर चाहेंगे तभी होगा। ये पॉइंट। देखो, ये होता रहता है, यहाँ पे राजनीति होती ही रहती है। अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री बीज जो है ना, ये जो रेवड़ी बांटने की जो नीति है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा रोकने, हस्तक्षेप कराने का काम करना शुरू। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो ऐसा होगा ही। धीरे 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 धीरे, जैसे कि मान लीजिए गड़बड़ करते हैं। देखिए, कितना अच्छा सवाल पूछा है। टीम इंडिया से क्या तात्पर्य है? जैसे नीति आयोग बना है, पहला मीटिंग जो किए, टीम इंडिया क्या है? विकास का टीम। और डेवलपमेंट के लिए चेयरपर्सन हो गए प्राइम मिनिस्टर, सारे मुख्यमंत्री। मतलब अगर केंद्र के जाए तो इससे बड़ा और कोई कैबिनेट नहीं हो सकता है। सुपर कैबिनेट अपने आप में हो गए, इसी को कहते हैं टीम इंडिया, है ना? और उसमें लिखा भी रहता है, ऐसा अभी भी मीटिंग हुआ था, अखबार पढ़े होंगे तो टीम इंडिया लिखा हो, है ना? तो डेवलपमेंट का टीम इंडिया। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी गुरुओं को जो हमें ईमानदारी से जीने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या अच्छे कविता भी लिखते हो, अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की बातचीत हुई थी सी कि नीति आयोग क्या है और नियोजन आयोग क्या है, क्या था इनफैक्ट। क्यों ऐसा वॉइस कुछ कम बेसी हो रहा है क्या? तो ठीक कर दीजिए। आप भी लिखवाएंगे जी? इसको बंद करा, ये भैया आवाज कर रही है, इसको बंद कर। अभी ठीक हो जाए। तो हमारी बात ये हुई थी कि दो संस्थाएं जो पहले की थी अभी की थी, उसकी तुलना हमने की। एक जो है लगभग फेडरल सिस्टम की तरफ थोड़ा सा कुछ बढ़ा है, और अभी इससे मेल खाती हुई बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है ना। लेकिन जितना कल तक पढ़े थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे, वो लिख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो तो आप लिख लिए थे। एक दूसरा सवाल है, क्या आपके विचार में, क्या आपके विचार में नीति आयोग के गठन, नीति आयोग के गठन के लिए जो प्रयास किए गए थे, यह संघवादी लक्ष्य, संघवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, संघवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल हो रहा है। परंपरागत नियोजन आयोग, परंपरागत नियोजन आयोग और परंपरागत नियोजन आयोग और
नीति आयोग का एक के संगठनात्मक आधार का एक तुलनात्मक विश्लेषण करें और नीति आयोग का एक तुलनात्मक विश्लेषण करें और तुलनात्मक विश्लेषण करें और अपने विचार व्यक्त करें। कैमरा साउंड साउंड टेस्टिंग 1 2 3 ठीक है, ये भी बंद करा दे, बंद करा दे, आवाज भी बंद करवाई, अभी कर दे। बीच वाले से थोड़ा ठीक हो जाएगा। देखिए भाई, थोड़ा ये सब पे ध्यान दीजिए। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? थोड़ा लोग कम बोलेंगे तो आ जाएगी, इतने ही से आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है 250 शब्द का। एक दूसरा सवाल लिखे, क्या कारण है कि आज क्या कारण है कि आज कि आज भारत में नियोजन के स्थान पर, भारत में नियोजन के स्थान पर विकास के लिए रणनीति को अपनाया जा रहा है। विकास के लिए रणनीति, स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है। ठीक है, रणनीति को अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क, टिप्पणी करें। तो जो पहले हैसल्स था, जो जितने फेज, मल्टी फेजेस, जो जटिलताएं थी, वो सब बता कर गए कि इसमें टाइम बहुत लगता था और ऐसे काम जल्दी हो जाता है। इसमें नीति आयोग का फैक्ट्स थोड़ा सा डाल के अपनी बात को कह ले जाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, नीति आयोग के गठन के उपरांत, नीति आयोग के गठन के उपरांत राष्ट्रीय विकास परिषद को, राष्ट्रीय विकास परिषद को राष्ट्रीय विकास परिषद को अप्रासंगिक घोषित करना और समाप्त करना आप कहां तक उचित मानते हैं? आप कहां तक उचित मानते हैं? ठीक है, विवेचना करें। बिल्कुल ठीक है, बड़ा हैसल्स था, 2 बार मीटिंग करना पड़ता था, क्या जरूरत है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता था, देश का पैसा बर्बाद हो रहा था, पेपर में देना है। गवर्नेंस की पॉलिसी में गवर्नमेंट का अगेंस्ट में नहीं जाना है। हाँ, भ्रष्टाचार जैसे चीज में अगेंस्ट में जाना है, ऐसा नहीं कि हर बात में सपोर्ट ही करना है। नेक्स्ट, आज सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, आज सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। कोऑपरेटिव
कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या ऐसा मानते हैं कि भारत में तब तक इसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भारत में तब तक इसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित ना कर लिया जाए, राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित ना कर लिया जाए, है ना। इस प्रश्न को अभी राउंड कर दीजिए। इसको लिखने की क्षमता आपकी थोड़े एक चैप्टर और पढ़ने के बाद काफी अच्छी हो जाएगी, है ना। अभी एक नया चैप्टर हम लोग देखेंगे। अनुदान का प्रशासन और संघ राज्य विवाद, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड एंड फेडरल इश्यूज, ठीक है। संघ राज्य विवाद इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसको हमें देखना। चिट के साथ कुछ और भी भेज रहे हो क्या? अच्छा ये था, हमें लगा कुछ चिप उप लगा के आया है कि कुछ। निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है, जबकि आपने संघीय सूची का है बच्चे। एंट्री नंबर 9 है। लिस्ट देखो, गूगल करो, अभी गूगल करो, प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप करो। किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है? किसी के पास है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? किसी ने पूछा था? और मे भी फैक्चुअली कुछ हो भी सकता है, मैं चेक भी कर देता हूं आपके सामने ही। देखो मैंने गूगल में टाइप किया प्रिवेंटिव डिटेंशन इन विच लिस्ट, और लिखा है अंडर एंट्री नंबर 9 ऑफ लिस्ट 1, है ना, यूनियन लिस्ट। एवरीबॉडी कैन सी, है ना। अब इसको कैसे कैमरे में दिखाएं बड़ा करके? इस पर टाइप कर सकते हैं। अच्छा यहां पे भी हो जाएगा। यहां पे क्या जरूरत है ऐसा करने का? वैसे इतना कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है। देखो कौन पूछे थे? इतना सर्वातिक है, विद्यार्थियों का एक समूह, ऐसा लग रहा है कुछ आंदोलन कुछ करना है। देखो
एंट्री नंबर 9 ऑफ द लिस्ट, है ना, बेटर नोन एज यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो देख रहे ये सब इतना, मतलब इसके लिए आंदोलन की जरूरत है। गूगल किस लिए होता है? कुछ गूगल से भी बोल, ये वापस भेजो जहां से आया। अब देखो, फैक्चुअली कोई एरर हो भी सकता है, ऐसा नहीं। फैक्चुअल आपके सामने टाइप किया है, अब हो गया। अब आगे बढ़े। सॉरी, क्यों नहीं बना सकता? उसके पास भी राइट्स है, लेकिन ओरिजिनली इसको यूनियन, देखो रीजन देखो क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझ सकते हैं आप। देखो, जम्मू कश्मीर जब स्टेट्स था, ठीक है, तब मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होती है जम्मू कश्मीर, थोड़ी देर के लिए विचार करिए। वहां पे क्या है कि थोड़ा अलगाववादी चीजें प्रभावित हैं, पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व है, और कोई हमले हो जाए, कुछ हो जाए, कैसे होगा बताइए? कभी ऐसा दिन ना हो जाए कि पता चले कि प्रधानमंत्री कहीं घेराव और उस तरीके से ऐसा हो जाए, तो हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्या करेंगी? जब प्रधानमंत्री की यात्रा होगी तो, जिसको कहते हैं ना सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, तो जहां जहां पे अलगाववादी तत्व हैं उनको कहेगी कि 5 दिन घर से मत आना, बाहर हाउस अरेस्ट हो जाएंगे लोग। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज है, इससे मेल खाते हुए प्रावधान समवर्ती सूची में भी हैं, ये अलग बात है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ऑन यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो चूंकि संघ के हाथ में नहीं होगा तो इसको डील ही नहीं कर सकते। ठीक है, पेयर एक्ट रखा करो अपने पास, उससे देख लिया करो, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। और फैक्चुअली मिस्टेक हो भी सकता है। अच्छा किया आपने पूछ लिया, हमने देख भी लिया फिर से। ठीक है, और कोई शक और कोई बात? चलो तो अब आगे बढ़ जाएं। संघ राज्य अनुदान का प्रशासन और संघ राज्य का विभाग, एग्जैक्टली इसमें जो पॉइंट समझना है हमें, वो क्या समझना है उसको देखिए। संघ में और राज्य में पैसा कहां से आता है, पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, फंड्स हमारे पास कहां से आते हैं? एक तो हम टैक्स लगाते हैं, हम इकोनॉमिक्स में सब पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट खून चूसते हैं, इनडायरेक्ट खून चूसते हैं। 2 तरह की संस्थाएं हमने बनाई हैं, 1963 से स्टैट्यूटरी बॉडी है 2, सीबीडीटी एंड सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स से पैसे कमाते हैं दोनों ही, यूनियन भी स्टेट्स भी। दूसरा हमारे पास है पीएसयूज है, जिसको कहते हैं लोक उपक्रम, सरकारी कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंटल कंपनीज या कोई लोक निगम है, ऐसी चीज जैसे एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिन कुछ भेज रहे हो लगता है तुम। अच्छा जिंदगी के बाद भी है ना, तो ये पीएसयूज है। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार की जो पीएसयूज है वो ज्यादा अच्छी है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महारत्ना कंपनीज जो हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक इंटरनेशनल मार्केट में लगाते हैं बिना पूछे हुए। पावरफुल कंपनी, यहाँ पे भी पीएसयूज हैं लेकिन उतना कमाई नहीं कर पाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, वेयर हाउस लिमिटेड, सब्जी मंडी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे कुछ होते, कम पैसे कमाते। तीसरा पैसा क्या आएगा, एक शब्द लिख लेते हैं, कैपिटल। कैपिटल चाहे जहां से आए, कागज वाला पैसा, मोनेटाइज टर्म में मौद्रिक मूल्य, है ना, चाहे हमने लोन लिया हो
या अमेरिका से पैसा लेके नेपाल भूटान को देके ब्याज कमाया हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, लोन हो, दान हो, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कुछ 100 मिलियन बिलियन दे दिया हो, कुछ ऐसे हो, जो भी स्थिति हो, कैपिटल जहां से भी आएगा, ठीक है, ऐसी चीज है यहां पे। यहां पर भी हम कैपिटल लेते हैं, ठीक है, ऋण ले सकते हैं, बस कुछ कंडीशन कुछ कंडीशंस के साथ, है ना। आर्टिकल 292 293 ये कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए केंद्र का कोई बकाया है, तब आप नया कर्जा नहीं ले सकते, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकते। आजकल ले रहे हैं, जैसे रिसर्जेंट राजस्थान और, है ना, हम ऐसे वाइब्रेंट गुजरात ऐसे प्रोजेक्ट चलाते हैं, लेकिन उसमें इंटरनली केंद्र सरकार की सहमति होती है। यानी अगर कोई सिस्टम डेवलप कर दें जहां पे प्री अप्रूवल हो केंद्र सरकार के तरफ से, तो ये चीजें हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिस पर ये बातें हो जाएंगी, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहां पे कोई उपाय नहीं है पैसे का, है ना, नॉट ए सिंगल वन मोर देन दैट। इससे ज्यादा हम पैसा कमा नहीं सकते, किसी भी चीज, कोई रास्ता और बचता नहीं, है ना। और जो रास्ता है वो हम करते नहीं, मतलब लूटने वाले, अधिग्रहण, ये वो सब हम करते नहीं है यूजुअली। यहाँ एक और विषय है जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड, है ना, सहायता अनुदान। चलो इसको तो मैं ऊपर भी पहुंचा सकता हूं, मतलब एकदम ऊपर नहीं, सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, करेक्ट, ये पॉइंट है। अब ये चीजें समझनी है हमें कि ये जो ग्रांट्स इन एड हम दे रहे हैं, सहायता अनुदान देते हैं, ये दो आधार पर हम देते हैं, ठीक है। इनको तो लॉक कर देते हैं, इनसे मतलब है नहीं, ठीक है। दो ग्राउंड है हमारे पास ग्रांट्स देने के, ठीक। एक तो जो पहला है वो क्या है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, यानी ये क्या हुआ, वैधानिक अनुदान, वैधानिक अनुदान, या इसको हम कह देते हैं सांविधिक अनुदान। वैधानिक या क्या कह सकते हैं, सांविधिक, स्टैट्यूटरी। अनुदान ये है। दूसरा जो है ये है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी ग्रांट्स। स्वैच्छिक अनुदान, ठीक है। ये जो ग्रांट्स मिलता है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो मिलता है, ये बेसिकली फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर मिलता है, वित्त आयोग। भले ही वित्त आयोग की संरचनाओं के बारे में, हालांकि उसके लिए कानून बनाने की बात है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 का, 4 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, इसके लिए इसके जो फंक्शंस हैं उस पर बातें आर्टिकल 280 में की गई हैं, लेकिन ये आर्टिकल 275 पर काम करता है ना, 275 इस पर स्टैट्यूटरी। और थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसमें ये पॉइंट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये जो ग्रांट्स देते हैं, ऐसे ग्रांट्स ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। अरे कोई
ग्रांट्स है भाई, अनुदान है। खर्च करने की स्वायत्तता होती है ना। यहां पे राज्यों को आनंद आता है, खर्च की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो फाइनेंस कमीशन के कहने पे हम पैसा डालते हैं, देते हैं, ये पैसा सीधे राज्य के खाते में चला जाता है संचित निधि में। और राज्य सरकार कोई भी एप्रोप्रिएशन बिल पारित करके, विनियोजन विधेयक पारित करके उसमें से पैसे निकाल के उड़ा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, अच्छा लगता है। ये जो पैसा देते हैं वॉलेंट्री ग्रांट्स, ये क्या है, आर्टिकल 282 के तहत देते हैं, 282 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 282। अब देखिए 282 ये कहता है कि स्टेट, राज्य अपने लोअर बॉडी के लिए, अधीनस्थ संस्थाओं के लिए क्या करेगा, ग्रांट्स दे सकता है। स्टेट कैन ग्रांट्स, है ना, और डेलीगेट सम फाइनेंशियल एलोकेशन टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट यूनिट्स, ऐसा कहता है। इस स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 से समझी जानी चाहिए। यानी आर्टिकल 12 पे अगर नजर डालें तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित कोई भी संस्था, चाहे संघ स्तर की हो, राज्य स्तर की, स्थानीय स्तर की संस्था, पद, प्राधिकरण, कोई भी हो, अगर आप आईएएस बनेंगे और डीएम बनेंगे, यू विल कंसीडर एज ए स्टेट, आप भी राज्य के भाग हो गए आर्टिकल 12 से। और ध्यान रखना, आप डीएम रहोगे तो थोड़ा लीगल समझ भी थोड़ा होना चाहिए ठीक से। मान लीजिए आपके पास वेलफेयर फंड है और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपके मान लीजिए जिले में 3 एसडीएम है ना, 3 उपखंड है या अनुमंडल है, बिहार के लोग अनुमंडल जानते हैं, उपखंड कहा जाता है राजस्थान वगैरह, सब डिवीजन है या एसडीओ है। 50-50 लाख रुपए आपने उठा करके अपने वेलफेयर फंड से दे दिया कि भाई आप कुछ कुछ करो, कुछ आपने दे दिया वर्क। वेलफेयर बहुत तरह का होगा, जैसे कहीं पे लोग टहलने जाते हैं, सफाई करा दो, सफाई अभियान है, कोई इसके लिए बजट नहीं है, आपने अपने तरफ से दिया। डीएम के पास ऐसे पावर्स होते हैं। अब कोई आरोप लगा दे, कोई अधिकारी ही कोई विसल ब्लोइंग कर दे कि अधिकारी पैसा उड़ाता है, पैसा खर्च करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। या मान लीजिए कोई विधायक टसन हो आपसे, विधानसभा में क्वेश्चन उठा दे, प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाए, कोई कमेटी हो, कुछ भी हो, आपसे अगर पूछा जाए तो आप जैसे यहाँ आंसर लिखते हो ना, ऐसा ही आपको नौकरी में भी होगा। जैसे ही आप पे आरोप लगेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि क्यों ना आपको मुअत्तल कर दिया जाए, क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए, 150 या 200 शब्दों में स्पष्टीकरण। जैसे आप 200 शब्द में लिखते हैं, 150 में, 250 में, आपको नौकरी में भी जाके तो आप बताएंगे कि हमें क्यों रखा जाए और हमें ही क्यों रखा जाए, क्योंकि भारत का संविधान, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, संविधान के अनुरूप काम किया है। उसमें आर्टिकल 282 ये कहता है कि अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को हम क्या है, फंडिंग कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ये क्या शब्द है, स्वैच्छिक। आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के रूप में अधिकारी भी शामिल होते हैं। सारी बातें बंद, सारे इंक्वायरी कमीशन यहीं से वापस चले जाए। थोड़ा सा ज्ञान है इसका। तो इसलिए नौकरी में जाने के बाद इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इन्हीं सब का नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ये जो ग्रांट्स मिलते हैं ये केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलते हैं। क्या हुआ, पानी लग क्या, अरे अरे देखिए देखिए धीरे धीरे धीरे, कहां पे, चलवा दो चलवा दो। अच्छा कई बार ऐसे लो बीपी हो जाता है। और अब तो हो गया। अब अगर मान लीजिए कभी किसी की तबीयत खराब हो तो आपके पास तो इतनी अच्छी फैसिलिटी करा दी है विकास सर ने,
आपके पास सारा कुछ मिल गया है, ऑनलाइन पढ़ लो एक आध क्लास, दो क्लास, इतना एकदम। और उसपे से भी मास्क वास्क एकदम हमेशा मत पहना करो। पता चला कि क्या चलिए ठीक है, अब देख लेंगे लोग, बाहर देख लेंगे। हम लोग क्या कहां पे थे? 282। तो यहाँ पे जो स्टेट्स को खर्च करने की यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं मिलती है, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं के लिए ही पैसे दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे खर्च की स्वायत्तता, खर्च की स्वायत्तता नहीं होती, करेक्ट, ये नहीं होता। और यूजुअली स्टेट्स चाहते हैं कि वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस पर उनको पैसे ज्यादा दिए जाएं, यानी राज्य सरकारें स्टैट्यूटरी ग्रांट्स चाहती हैं। क्यों? ताकि खर्च करने का उनको आजादी मिले। लेकिन केंद्र चाहेगा कि ये मिले ताकि केंद्रीय योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाए। और अगर मान लो किसी राज्य में केंद्र के विपक्षी दलों से शासित कोई राज्य है, तो केंद्र और चाहेगा कि स्वैच्छिक अनुदान ज्यादा से ज्यादा वहां दें, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में वहां पर भी रिप्लेस कर दिया जाए। इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में जनता के पास पहुंच नहीं पाता है योजना। तो आप सुनते होंगे कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र की जो ऐसे स्टेट्स में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं कि आज जो पार्टी केंद्र में है उसके साथ ही हो रहा है, इसको ठीक उलट दीजिए, दूसरी पार्टी यहां आ जाए, एक्स पार्टी यहां पे वाई पार्टी राज्य में, तो केंद्र की योजनाओं के लिए फिर वही स्वभाव उसके तरफ से होगा। ये जो है फेडरल सिस्टम को गड़बड़ करता है और झगड़े का मूल कारण है। लेकिन मूल कारण ठीक से पूरे तरीके से समझ आएगा जब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। जब फाइनेंस कमीशन जो है वो, उसको कोई हमने अच्छी संस्था नहीं बनाई है। अब अभी आपको लगता है कि संविधान में है तो एकदम शुभ का तत्व है, ब्रह्म का तत्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर में आज ही आपके भ्रम जो है टूट जाएगा कि वित्त आयोग की स्थिति कैसी है, और एक हमने कॉस्मेटिक वैल्यू की संस्थाएं बना के रखी। हालांकि 14th फाइनेंस कमीशन ने अच्छा किया, वो भी समझ में आएगा कि वो अच्छा क्यों हुआ। वो अच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि सिस्टम से थोड़ा सपोर्ट किया गया गवर्नेंस की तरफ से, कि वो थोड़ा सेक्रेटेरिएट सिस्टम मजबूत हो। आते हैं वहां पे, इससे पहले थोड़ा लिखिए। संघ से राज्यों को, संघ से राज्यों को संघ से राज्यों को अनुदान देने के निम्नांकित दो तरीके विकसित किए गए हैं। नंबर 1, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, सांविधिक अनुदान या वैधानिक अनुदान, सांविधिक अनुदान या वैधानिक अनुदान। है ना, डैश देकर लिख दीजिए। यह ऐसा अनुदान होता है, जो वित्त आयोग की अनुशंसा पर
वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दिया जाता है। राज्यों को दिया जाता है जिसे खर्च करने की स्वायत्तता, खर्च करने की स्वायत्तता राज्यों को होती है, राज्यों को होती है। दूसरा, स्वैच्छिक अनुदान, स्वैच्छिक अनुदान, वॉलेंट्री ग्रांट्स, डैश दे करके, यह ऐसे अनुदान होते हैं यह ऐसे अनुदान होते हैं अनुदान होते हैं जो नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग के सलाह पर, नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग के सलाह पर दिए जाते हैं। दिए जाते हैं और यह केंद्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों, केंद्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों के संदर्भ में कार्यक्रमों के संदर्भ में होते हैं और इसे खर्च करने की स्वायत्तता, खर्च करने की स्वायत्तता राज्यों को नहीं होती है। राज्यों को नहीं होती है ना। नीचे एक सब टाइटल छोटा सा, विवाद क्या है, विवाद का कारण लिख दीजिए। संघराज का विवाद क्यों है, क्या है विवाद का कारण, डैश देकर पॉइंट्स में लिख। पहला, राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा, राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, वैधानिक अनुदान या सांविधिक अनुदान, सांविधिक अनुदान की मांग करती हैं। क्योंकि यदि किसी राज्य में
केंद्र के विपक्षी दलों से शासित दल का शासन है। शासन है। किसी राज्य में केंद्र के विपक्षी दलों से शासित दलों का शासन है, ऐसा लिख दीजिए, या सत्तारूढ़ है, ऐसा लिख दीजिए। विपक्षी दल सत्तारूढ़ है, और इजी थोड़ा कर लीजिए। किसी राज्य में केंद्र के विपक्षी दल सत्तारूढ़ हैं और उसने अपने नागरिकों से अलग तरह के वायदे किए हैं। अपने नागरिकों से वायदे किए हैं, तो उनके कार्यक्रमों के लिए धन का अभाव ना हो। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार का सामान्यतः यह परिप्रेक्ष्य होता है कि स्वैच्छिक अनुदान की मात्रा अधिक हो। स्वैच्छिक अनुदान की मात्रा अधिक हो, ताकि केंद्रीय योजनाओं को ऐसे राज्य में भी प्राथमिकता दिया जाए, जहां विपक्षी दलों का शासन है। पैराग्राफ छोड़कर यही विवाद का कारण बनता है और संघ एवं राज्य अनुदान को लेकर अक्सर विवाद में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, ये रीजन है। और दुनिया में हर जगह पॉलिटिक्स होता है। अब यहां से बाहर चल के देखते हैं कि वहां का विवाद कैसा है। जैसे कैनेडियन यूनियन में इसी तरह का विवाद है, बस मामला अलग है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे जो कनाडा है वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्लॉक क्यूबिक्वेंस, ग्रीन पार्टी, है ना, ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम। दो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस, ऐसे उनके यहाँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। 2006 की बात है, ध्यान दीजिए। 2006 में कनाडा में स्टीफन हार्पर की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। और
ये ग्रीन पार्टी और ब्लॉक क्यूबिक्वायंस उसके पार्टनर थे। और कनाडा के दो राज्य बड़े विद्रोही टाइप के हैं, क्यूबेक और ओंटारियो, बड़ा विरोध करते हैं और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है। जैसे भारत में भी कैसे रहा है, जैसे यूपी में हाथी, साइकिल, लालटेन, बिहार में इस तरह का क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे धीरे अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रभाव है ही अभी भी, ऐसा नहीं है। तो वहां पे भी इसी तरह का था। ठीक है, तो यहां राजनीति हम देखते हैं क्या है कि यहां झगड़ा क्यों होता है कि राज्य पैसा मांग रहे हैं और केंद्र नहीं दे पाता है। और आप जो सब पढ़ते हैं ना करंट में, अब उससे आगे की बात होगी। आप पढ़ें कि 14th फाइनेंस कमीशन ने 32% से 42% कर दिया टैक्स डिवोल्यूशन का। टैक्स शेयरिंग स्टेट्स का कितना हो गया, 42%। और खूब भाषण भी हुआ कि ऐसा कर दिया वैसा दिया। क्या टैक्सी से सिर्फ पैसा आता है? अभी तो आपको दिखाया, कहां गया, नीचे करना पड़ेगा। पैसा कहां कहां से आता है? अच्छा, यहां से मान लीजिए, ठीक है, कितना बड़ा छलावा है, भ्रम है। यहां से आपने ले लिया 42% मान लीजिए टैक्स का, क्या हो जाएगा इससे? ऐसी ऐसी कंपनी है इंडिया के पास, और महारत्ना कंपनी की संख्या 10 से ज्यादा हो गई है। 5,000 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में लगाने के लिए सरकार से पूछती नहीं है। इमेजिन करिए, कंपनी लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल वेल भी क्वालिफाई कर गया है जबरदस्त तरीके से, है ना। तो महारत्ना कंपनी जहां पे हो उसका पैसा, और ये जो कैपिटल, ये दुनिया भर का दान दक्षिणा आता रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहता है, ये सब, इन सब में शेयरिंग नहीं है ना। पैसे पैसा है, खजाना इधर है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके नाम पे राजनीति हो जाती है। और थोड़ा आप ऐसे संसद भवन में भाषण भी सुने होंगे, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब इतना पैसा दिया कि ऐसे राज्यों में तिजोरी में रखने का जगह भी नहीं था, उससे ज्यादा पैसा दिया। तो 42% टैक्स का और जोड़ जाड़ के 48%, और पहली बार बहुत ज्यादा पैसा चला गया। क्वेश्चन भी एक आया, वो तो हम दिखाएंगे वो क्यों हुआ था, वो आज समझ पाएंगे यार ठीक तरीके से। हुआ भी था तो क्यों 15वां में कट गया। एनके सिंह एक आईएएस ऑफिसर, उनकी अगला वित्त आयोग उनके चेयरमैनशिप में बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लंबे समय तक थे। ठीक है, उन्हीं के भाई थे विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, यूपीएससी के मेंबर भी थे। विजय सिंह और एनके सिंह दोनों भाई हैं। तो एनके सिंह की अध्यक्षता में जो वित्त आयोग बना, 15वां वित्त आयोग, तो काट लिया 42% से। अब क्या हो गए 41%। टैक्स शेयरिंग कम हो गया फट से। जम्मू कश्मीर के नाम पे 1% गया। और भी अभी कंपेयर करूंगा, मैं बताऊंगा। वित्त आयोग के पास कुछ है ही नहीं एनालिसिस करने के लिए, है ना। ना तो आर्थिक आंकड़े हैं, ना कोई वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसएस हो, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अपने आप में, है ना। तो ऐसी तमाम चिंताएं उनके लिए होती। पहले ये कनाडा की बात कर लें, उसके बाद करेंगे। तो हमारे यहाँ का झगड़ा देखिए बॉस क्या है, राज्य पैसा मांगता है, भले इस कैटेगरी में मांगता है, हम इस कैटेगरी में देते तो हैं ही, और राज्य लागू नहीं करता है वो कि इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और अगले विधानसभा के चुनाव में आएंगे और कहेंगे ये पैसा किसने दिया, वोट किसको दोगे, दिक्कत हो जा सकता है ना। तो ये यहाँ पे भी राजनीति है। कनाडा की राजनीति देखिए डिफरेंट। 2006 में जब गठबंधन की सरकार थी, तो स्टीफन हार्पर मना रहे थे अपने लोगों को कि भाई ले लो पैसा, ले लो, मतलब ग्रीन पार्टी को और ब्लॉक क्यूबिक्वायंस को, ले लो पैसा, ले लो। उन लोगों ने कहा कि ना ना पैसा नहीं, फिर आप जाके चुनाव में बोलेंगे, है ना, अगली बार जब आएगा नेशनल असेंबली का इलेक्शन तो आप बोलेंगे ऐसा। उन्होंने नहीं 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 बोले, ले लीजिए। उनको कॉन्फिडेंस में लेके पहली बार पैसा लिए। चुनाव होता है 2011 में, पत्ता साफ। 2011 में कंजर्वेटिव पार्टी को फुल मेजॉरिटी। और आप जान लीजिए, ए पॉलिटिशियन इज ऑलवेज ए पॉलिटिशियन, चाहे वो अमेरिका का हो, कनाडा का हो या इंडिया का हो। ये आपकी हमारे के लिए ये पार्टी वो पार्टी है, सब एक ही पार्टी होती है जिसका लक्ष्य होता है सत्ता में आना। उसके लिए वो कुछ करते रहती है, उसी में जो कल्याण करवा लीजिए आप, उसको करना वरना होता नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये काम है एग्जैक्टली। अब हुआ क्या देखिए, लोग गए और
स्टीफन हार्पर तो नहीं गए और उनके प्रांतों में क्यूबेक और ओंटारियो में कंजर्वेटिव पार्टी वाले जाके बोले कि जब हम ही पैसा दे रहे हैं दूसरे के फेरे में क्यों रहते हो, इधर करो, इधर वोट दो। अब ये तो देखो, ये वो भारत के लोग तो है नहीं, भारत में तो पैसा देने से भी लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ तो बहुत तरह का चीज चाहिए, यहाँ आसान थोड़ी है। यहाँ आप अच्छा चीज करोगे भी तो भी नहीं मानेंगे, बिल निकाल के भी दे दोगे नहीं, लेट से निकाला, उसमें भी कमी ढूंढ लेंगे, कुछ अच्छा करोगे तो भी ठीक है। यहाँ तो ना मैं आया हूं ना मैं भेजा गया हूं, कुछ कुछ करना पड़ेगा बहुत तरह का, और काम भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको चुनाव में विजय मिल सकती है, आसान नहीं। वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, कहा कि हाँ बात ठीक ही कह रहे हैं, इतना पैसा दे ही रहा है डेवलपमेंट में, तो क्यों ना इसी पार्टी को जिता देते हैं, हमारा क्या है, जिता दिया। स्टीफन हार्पर वहां के सबसे पॉपुलर लीडर है यहां से। अब 2016 में इलेक्शन है, वो इलेक्शन आगे के इलेक्शंस और है लगातार जीतते गए। उसके बाद 16 के आगे 5 साल के बाद फिर इसलिए हारे, लोगों ने, वहां के लोग, कनाडा के लोग यंग को पसंद करते, अभी जवान आदमी प्राइम मिनिस्टर, और वो कंजर्वेटिव पार्टी में था ही नहीं, बूढ़े हो गए थे वो, और उन्होंने चेंज नहीं किया लीडर। लोग चाहते थे कि लीडर चेंज कर दो बस तुम्हारा ही है, चेंज नहीं हुआ तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जिता दिया। ठीक है, इस तरीके से उनके यहाँ की सरकार बदली है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार कनाडा में आप देखते हैं तो वहां की राजनीति ऐसी है कि राज्य पैसा नहीं चाहते हैं और केंद्र कहता है कि हम पैसा देंगे, और हमारे यहाँ क्या है, राज्य पैसा मांगता है, केंद्र देता तो है लेकिन इस कैटेगरी में देता है, इस कैटेगरी में नहीं देता है, झगड़ा ये है। अच्छा, कनाडा में इसलिए है क्योंकि वहां पे सीनेट को, यानी जो हमारे राज्यसभा के बराबर की जो संस्था है, उसको धन विधेयक पर भी अधिकार है। हमारे यहाँ 14 दिन डिले कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा राइट नहीं है, नंबर 1। और जो पीएसयूज आपने लिखा है केंद्र में, वहां के राज्यों की पीएसयूज जबरदस्त है, प्रांतों में पैसे कमाने वाली पीएसयूज देखने को मिलती है, उनको पैसे का अभाव ही नहीं है, वो पैसा मांगते ही नहीं। बात समझ गए? कनाडा में इस तरह का होता है। अब एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम देखिए क्या है, रियल प्रॉब्लम है गवर्नेंस की। नीचे आइए, वास्तविक समस्या, पंखा चलवा दीजिए, देखिए भाई गर्मी लग रही है लोगों। देखिए एक सवाल है, एक चिंता है, चिंता बहुत करते हैं आप लोग कि केंद्र द्वारा किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक अनुदान दिया गया है, जबकि ठीक वही योजना उस संबंधित राज्य में पहले से चल रही है, तो क्या उस स्थिति में स्वैच्छिक अनुदान को कहीं और खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, केंद्रीय योजना के लिए ही कर सकते। और यूजुअली ये होता है कि राज्य की योजना सब स्पॉइल हो जाती है, केंद्र की ही योजनाएं इस पर चल पाती है। ठीक है, फाइनली ये है जो भी उसमें, चूंकि केंद्र के बजट से कोई योजना को फंड किया गया है ना, तो जो पैसा है वो खर्च करना ही करना आपको पड़ता है। नीचे आइए, इसमें डैश देकर लिखिए, वित्त आयोग वास्तविक समस्या है ना, वास्तविक समस्या क्या है, ऐसा लिखिए, वास्तविक समस्या क्या है, और डैश देकर। वास्तव में संघ एवं राज्य के विवाद का, वास्तव में संघ एवं राज्य के विवाद का मूल कारण वित्त आयोग एवं नीति ऑब्लिक नियोजन आयोग के बीच का विवाद है। नीति ऑब्लिक नियोजन आयोग के बीच का विवाद है। ठीक है,
अब एक संस्था के बारे में तो आप परिचित हैं, जानते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं नीति आयोग या नियोजन आयोग, उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को आप जान चुके हैं। एक दूसरा जो है वो है फाइनेंस कमीशन, नीचे एक डैश दे दीजिए। वित्त आयोग का संगठनात्मक आधार, वित्त आयोग का संगठनात्मक आधार, ठीक है। मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पर नहीं जाऊंगा, आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे कि इसकी चर्चा 280 में है, इसका एक चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन लोक गतिविधियों का जाना माना व्यक्ति होता है, इसके 4 मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन के लिए एक्ट बनाया गया है, क्योंकि संसद को दायित्व दिया गया है कि इसके मेंबर कैसे होंगे, क्या होंगे, आप बनाइए। 4 मेंबर में एक मेंबर जो हाई कोर्ट के जज के बराबर की अभियोग्यता रखता हो या इस पद पर हो, एक इकोनॉमिस्ट होगा, अर्थशास्त्री, एक वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला होगा, और एक वित्त और प्रशासन का अनुभव रखने वाला। ये 4 मेंबर, और उसकी कुछ भूमिका है संघ राज्य में टैक्स का बंटवारा, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, है ना, इनकम टैक्स, और अदर देन टॉयलेट एंड मेडिसिन, आबकारी, एक्साइज ड्यूटी बंटवारा करता है। कुछ संघ से राज्य को अनुदान देता है, तो अनुदान आर्टिकल 275 के तहत देगा, आपने देखा, ये सब आप उधर देखेंगे। देखिए, एक ही इंस्टीट्यूशन के बारे में 3 जगह भी बातें होंगी। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी फाइनेंस कमीशन है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी फाइनेंस कमीशन, और आज एक आप फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं। मैं उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पर आऊंगा कि है कहां पर, संलग्न किससे है, इसका नाम है भी, तो कोई बता सकते हैं कहां पे है, किस मंत्रालय से अटैच्ड है ये? कोई वित्त कह रहा है, कोई वाणिज्य का आवाज आ रहा है, कौन सा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में कहां है, कौन से विभाग में? चलिए पीटी का क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। वित्त आयोग निम्न में से किससे संलग्न संस्था है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय व्यय मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय राजस्व मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय वित्तीय प्रबंधन का विभाग। वित्तीय प्रबंधन, इसीलिए गवर्नेंस पढ़ने की जरूरत है ना। थोड़ा सा ये सब मामला जो है हिला हुआ है। यहां पे एक विभाग है जिसका नाम है व्यय मामलों का विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिए, जोर से बोलिए, एक्सपेंडिचर, व्यय मामलों का। अब नहीं भूलोगे तो इसका पाठ, ठीक है। और ये है वित्त मंत्रालय। क्लियर? ये जो व्यय मामलों का विभाग है, एग्जैक्टली इसका एक पार्ट बनाया गया है फाइनेंस कमीशन को। ध्यान से समझिए, इसके पास अपना कोई सेक्रेटेरिएट सिस्टम नहीं है। जैसे आम बच्चे जिसको भी संविधान में नाम देख लेते हैं उसको समझते हैं ब्रह्म का तत्व है, शुभ का तत्व, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। और यहाँ एक संस्था आपको दिखेगी जो कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए होगी, किसी के तरह की नहीं होगी, है ना। अब लायक शब्द बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब चीजें गड़बड़ है, इसीलिए काम नहीं कर पाती है। क्या गड़बड़ है? सेक्रेटेरिएट सिस्टम नहीं है। जैसे आप दिल्ली घूमने निकल जाइए, दिल्ली दर्शन पर कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, सीएजी है। आप जाएंगे तो महान ऑफिसेस आपको दिखेंगे, है ना। एक आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको लगेगा हाँ भाई 148 से 151 यह है। फिर आप जाएंगे देखेंगे चुनाव आयोग, इलेक्शन में रेड बिल्डिंग जबरदस्त। ऐसे ही ढूंढते रहना कि कोई एक बिल्डिंग हमें दिखे जिसमें लिखा हो वित्त आयोग, और हमारी आंखें थके नहीं बिल्डिंग देखते हुए। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, है ना। अच्छा, राज्यों के क्या हालात होंगे? राज्य वित्त आयोग भी है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आप पढ़ेंगे।
आर्टिकल 243 आई वाई में पाया जाता है राज्य वित्त आयोग, है ना। वहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है। वो कैसा होता है जी, आप जिस राज्य के हैं जब आप घर जाएंगे तो अपनी राजधानियों में ढूंढिएगा कि कोई बिल्डिंग दिखे जिसपे लिखा हो राज्य वित्त आयोग और भयंकर बिल्डिंग हो। ऐसा भी दिन नहीं है। अगर कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो ऐसे कोने में एक लिखा होगा टीम ढंढनाता हुआ वित्त आयोग, कहीं पे ऐसा राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 आई वाई का ये हाल है, जो पंचायती राज के लिए और नगर पालिका के लिए काम करे। तो समझ क्या बनाना है, संविधान में लिख देने से कोई पावरफुल नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सिस्टम कौन मजबूत बनाता है, और इसका जिससे पाला पड़ता है इसका नाम है पॉलिसी कमीशन, प्लानिंग कमीशन या पॉलिसी कमीशन, नीति आयोग जिसको आप जानते हैं। ये कैसी संस्था है, एक तरफ जबरदस्त सेक्रेटेरिएट सिस्टम, 4-5-6 करोड़ का टॉयलेट बाथरूम वाली संस्था है, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही। मतलब एक तरह की जो सेक्रेटेरिएट का जो होता था जलवा, वैसा जलवा वाला ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के पास नीति भवन है, जो कभी योजना भवन हुआ करता था, आपको दिखाई देगा और आपकी आंखें नहीं थकेंगी, है ना, दिख जाएगा। लेकिन जब आप जाएंगे, आप जब नौकरी में भी जाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ इंस्टीट्यूशन क्या होती है। अब देश की जो बड़ी जबरदस्त संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसएस हो, या नेशनल डेटा सेंटर कोलकाता में है, या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर सांघाई में बैंकिंग का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनसे ये अटैच संस्था है। इसको भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहते हैं, है ना, आर्थिक मंत्रिमंडल। जबरदस्त ज्ञान रखती है ये। इतना ही नहीं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ये दो सेवाएं जिसका जन्म 1961 से हुआ, ऐसी सेवाओं से ये युक्त है। और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, ऐसे ही व्यय विभाग में कुछ जगह दे दिया है। और अभी हमने क्या बताया, इसका 4 मेंबर होता है। एक मेंबर है अर्थशास्त्री। एक व्यक्ति क्या कर लेगा बताइए, सिस्टम चाहिए ना। आपके पास कोई डेटा बैंक नहीं है, आपके पास कोई, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप नहीं है, आप क्या कर लेंगे। संघ से राज्य को अनुदान देने के बहुत तरीके होते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन एक हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इनकम का डिस्टेंस है ये हो गया। क्या लगता है आपको कि एक व्यक्ति फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करे, जिंदगी बिता देगा तो भी भारत के फॉरेस्ट के बारे में पूरा ज्ञान रख पाएगा? संभव है उसका? कैसे कैसे पैसे दे देगा इसके ग्राउंड पे? पॉपुलेशन की ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है, कहां की जवान लोग फूफू कंपनी में हैं या बिजनेस में स्टार्टअप कर रहे हैं, इसका डेटा होगा क्या एक व्यक्ति के पास? कितना भी अर्थशास्त्री होगा, वो 2-4-10 किया होगा केस स्टडी। सिस्टम चाहिए ना, आपको सिस्टम चाहिए। आप दृष्टि में पढ़ रहे हैं क्योंकि दृष्टि में एक सिस्टम है, इंडिविजुअल सिर्फ नहीं है, एक टीचर नहीं है, सिस्टम पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, इसीलिए दृष्टि द विजन है ना। आपको नोट्स का बैकअप है, आपको टेस्ट हो रहा है, 50 जगह से चीजें हो रही हैं। जैसे कि एम्स का सिस्टम इलाज करता है और एक डॉक्टर इलाज करता है, फर्क होगा ना, उसके लेवल में फर्क होगा। तो यहां पर ये सब नहीं है, सेक्रेटेरिएट सिस्टम नहीं है, आर्थिक आंकड़े नहीं है, अधिकारी नहीं है, अपना आर्काइव्स नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इसको क्या करती है, ये करती क्या है, फिर इसको पता कैसे चलता है कि कितना पैसा दिया जाए, क्या किया जाए? राज्यों के दौरे करती है, और जो राज्य कहते हैं वही मानने पे बाध्य है, क्योंकि इस पर क्रॉस चेक करने का कोई भी सिस्टम हमने नहीं बनाया है ना। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे भारत में आरक्षण की बात करोगे तो हर आदमी कहेगा गरीब है, हमें भी चाहिए। राज्यों के पास जाओगे, हाँ जी कितना पैसा आपको चाहिए बताइए, तो कहेगा सर बहुत गरीबी, भूखमरी, फलाना ढिमकाना, है ना, 10 तरह का बीमारी, ये वो, हमें और पैसा दीजिए। मतलब 10 रुपए का जरूरत होगा तो 50 रुपए मांगेगा। और इनको सही मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि राज्य जो डेटा दे रहे हैं, मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया के बारे में ही, वो मानने के लिए बाध्य हो जाती है, और उसी पे अपना ये रिपोर्ट बनाते हैं, और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट किसको जाएगा? राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति तो कुछ करेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर के इसमें होगा, गवर्नमेंट के पास आए। गवर्नमेंट जो चला रहे हैं उनके मालिक यहां बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं। इनके रिपोर्ट्स को एक बार कह देते हैं इससे कि जरा क्रॉस चेक कर लो भाई, देख लो कि ठीक है कि नहीं। आप जानते हैं कि वित्त आयोग का जो सुझाव है वो मैंडेटरी नहीं होता है, एडवाइजरी है, सलाहकारी है, अनिवार्य नहीं होता है। तो यहां से कह दिया जाता है कि एक बार देखो तो जो पैसा इतना कह रहा है देने के लिए, ये ठीक है क्या? तो क्या हुआ, क्या कहेगा, ये सब झूठा है, गलत है, डेटा वेटा ठीक नहीं है। इसीलिए वित्त आयोग की अनुशंसा को अक्सर केंद्र सरकार काटती रही है। सिर्फ 14वां वित्त आयोग है जिसको कि मान लिया गया, ठीक है। और पूरा का पूरा लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और ऐसे छोटे छोटे राज्यों की तिजोरी भी भरेंगे जिनके पास रखने का जगह नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 15वां में क्या हुआ, 42 से हम कितने हो गए, 41। 1% आप समझते हैं कितना पैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा। जम्मू कश्मीर जब आपने यूटी बना लिया तो गृह मंत्रालय के बजट से चलाओ ना भाई उसको, इसका बजट बढ़ा लो। पूरे राज्यों का 1% काटने का बहाना ही तो है ये, है ना। और बहुत सारा चीज चेंज हो गया डेटा में, मैं आपको अभी आऊंगा दिखाऊंगा डेटा। और 14th फाइनेंस कमीशन भी इसीलिए कर पाया था क्योंकि पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया, एक नया डिवीजन बनाया, यहां पे इस जगह पे एक डिवीजन बना करके सारे तथ्य एवं आंकड़े इनको अवेलेबल कराए गए। अब साहब क्यों नहीं इसको इसमें से बाहर निकाल के एक बड़ा बिल्डिंग बनाई है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको इज्जत दीजिए, इसको बड़ी संस्था बनाइए, आर्काइव्स दीजिए, इसको अच्छे अधिकारी दे दीजिए, डेटा बैंक दे दीजिए, ये खुद ही एनालिसिस करके ऐसे आंकड़े बताएगी जिसको काट नहीं पाओगे, और राज्यों का भला होगा, राज्यों की जो डिमांड्स हैं वो पूरे होंगे। लेकिन हम करते नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है, ठीक है। तो इसीलिए आज से पहले आपकी जो सोच थी, अवधारणा थी, वो वित्त आयोग को लेकर के, चूंकि ये संवैधानिक संस्था है, दो चार बात हम लोग जानते हैं, 280 में लिखा हुआ है 4 मेंबर होता है ना। और ये बहुत अच्छा हो गया, 14वां वित्त आयोग ने इतना पैसा दे दिया, है ना। अब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वो आ गया, वो भी एक राजनीति है। देखिए, एक राजनीति का तरीका ये है कि हम पैसा ही ना दें केंद्र से राज्य को, एक तरीका ये है कि हम ज्यादा पैसा दें, समझ गया, दोनों में पॉलिटिक्स ही। अच्छा, वो पैसा उधर दें जिधर इलेक्शन होने वाला आने वाले 2-3 सालों में है, ये अलग बात है कि सभी जगह हार गए। पूर्वी कंधा, पूर्वी कंधा, बहुत गंभीर गंभीर बातें होती हैं, मामला डिफरेंट होता है। इसमें भी जो है ना सिंपल है, अब आप गवर्नेंस के सिस्टम को समझने लगे हैं। जैसे आपने एनसीटीसी में देखा था कि हमने अमेरिकन मॉडल को नकल करना था, हमने गड़बड़ मॉडल को लिया, वित्त आयोग बनाया और इसको एक कार्यपालिका के अंदर रख लिया। ये कहीं से जायज लगता है आपको? इससे अटैच करने की क्या जरूरत है? इससे निकाल के स्वायत्त संस्था बनाइए, सचिवालय बना दीजिए, काम ठीक हो जाएगा। लिख दीजिए साहब, संगठनात्मक आधार, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके एक अध्यक्ष जो
लोक गतिविधियों में लोकप्रिय हों, पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं, और चार सदस्य में से एक अर्थशास्त्री, कॉमा एक वित्त एवं लेखा के विशेषज्ञ, कॉमा एक हाईकोर्ट के जज के समान अर्हता रखने वाले, मतलब जज हो या उसके समान, मतलब 10 साल एटलीस्ट एडवोकेसी किए हो हाई कोर्ट में, अर्हता रखने वाले, तथा एक सदस्य वित्त एवं प्रशासन में अनुभव रखने वाले होते हैं। है ना, होते हैं। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय मामलों के विभाग वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय मामलों के विभाग से संलग्न होता है। और इसका संगठनात्मक आधार उतना मजबूत नहीं होता जितना नियोजन आयोग पब्लिक नीति आयोग का होता है। ठीक है, इसमें निम्नांकित कमियां देखने को मिलती। पहला, इसकी सचिवालयीय व्यवस्था कमजोर है। ABCD कर दीजिए, डॉट डॉट। दूसरा, सचिवालय व्यवस्था कमजोर है। दूसरा, इसके पास अपना कोई अभिलेखागार
अभिलेखागार मतलब आर्काइव्स, जो आर्थिक आंकड़े रखते हैं, अभिलेखागार, तथा डाटा बैंक, डाटा बैंक नहीं है। तीसरा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, और राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र, नेशनल डेटा सेंटर, जैसे विशेषज्ञता युक्त नेशनल डेटा सेंटर, जैसे विशेषज्ञता युक्त संगठनों से यह संलग्न नहीं है, संलग्न नहीं है। नेक्स्ट, आर्थिक विश्लेषण हेतु आर्थिक विश्लेषण हेतु, है ना, इसके पास पर्याप्त विशेषज्ञता युक्त अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, और एक अर्थशास्त्री तथा वित्त एवं लेखा के विशेषज्ञ सदस्यों के माध्यम से भारत जैसे विविध राष्ट्र में सहायता अनुदान देने के लिए सैद्धांतिकरण करना संभव नहीं है, सैद्धांतिकरण करना संभव नहीं। है ना। नेक्स्ट, वित्त आयोग को आर्थिक आंकड़ों के लिए राज्यों के दौरे करने पड़ते हैं। वित्त आयोग को
आर्थिक आंकड़ों के लिए राज्यों के दौरे करने पड़ते हैं, जहां राज्य अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं, जहां राज्य अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं। बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो सके। अनुदान प्राप्त हो सके। ठीक है, ये सब इसके चैलेंजेज हैं। फैक्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है, अधिकारी नहीं है, और हमने मेंबर इसीलिए बताया है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताता, मैंने आर्टिकल 280 भी नहीं बोलता है ना किस सूची में है नहीं है, तो इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस कैसे होगा, ये बात समझने के लिए, इसका सिस्टम जानने के लिए। बात समझ में आया? अब दिक्कत ये है, इसमें चैलेंजेस ये है कि जब इतना खराब है तो ये अच्छा कैसे कर लिया, 14वां वित्त आयोग का रिपोर्ट अच्छा कैसे आया, और फेडरल सिस्टम के लायक कुछ चीजें बेटर कैसे हो। मूल प्रॉब्लम ये है कि जिसे ये अगर एम्पावर्ड होगी तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स बढ़ेगा, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स बढ़ेगा तो राज्यों की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, तो संघ राज का विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझ के हम ठीक ही नहीं करते। तो असली बीमारी तो सुधारने के लिए अगर हमें राजकोषीय संघवाद को बनाना है, जो मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा रुक के लिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। देखिए, एक डिवीजन डेवलप किया गवर्नमेंट ने 14वें वित्त आयोग के लिए। यहां पे आपको हमने बताया था, याद होगा, इसके लिए कि नीति आयोग में या प्लानिंग कमीशन में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ध्यान होगा। ऐसे ही एक स्पेसिफिक डिवीजन बनाया जो डेटा शेयर करेगा जबरदस्त तरीके से। उस डेटा शेयर करने का फायदा ये हुआ कि इस आयोग ने थोड़ा काम अच्छा कर लिया, लेकिन फिर सपोर्ट आगे नहीं रहा तो चीजें थोड़ी बिगड़ भी गई। तो एक तो अच्छा वाला सवाल आ चुका है, खराब वाला आएगा। 14वां तो हो गया है ना, 15वां सम्मेलन, 15वां वित्त आयोग का आएगा कुछ खबर। ये 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है। अच्छा क्यों कर पाया? देखिए, यूजुअली 32% ये होता था, है ना, जो सेंटर का जो टैक्स है उसमें राज्यों का जो अंश है, सीधे 10% का उसमें इजाफा हो गया। हमने थोड़ा सा आंकड़ों का हेल्प किया तो ये फायदा हो, अच्छा हुआ होगा, राज्यों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद 2-3 चीजें और अच्छी की गई, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 योजनाएं डीलिंक्ड की गई सेंटर से। इट हैज बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द सेंटर सपोर्ट, मतलब जिस पर काम हमें नियोजन आयोग या नीति आयोग को करना था वो फाइनेंस कमीशन को ही दे दिया कि तुम ही कर लो। लेकिन 8 ही योजनाएं क्या केंद्र के, ये सब कहने के लिए है। जैसे आप अभी तक सोचते होंगे 14वां वित्त आयोग से स्वर्ग मिल गया, है ना, इसने ऐसा किया कि सब कुछ बढ़िया हो चुका है, एकदम संघवाद बन चुका है, आ गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सैकड़ों योजना है। ये 8 योजना तो प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री बोलते रहोगे 30-40 बार तो योजना आ जाएगी। 30-40 योजनाएं तो ऐसे ही आ जाएगी। और अभी तो आपको मैं प्रोग्राम एंड पॉलिसी पढ़ाऊंगा, उस दिन देखना आप ये सब क्या होता है, कितना इसमें दिक्कत है। दूसरा, ये सब कुछ कुछ जो बेनिफिट हुआ भी अगर तो इससे हुआ है, ये कहने के बाद जीएसटी का जो लॉस होगा पहले 2-3 साल में 100% उसको हटाने के बाद 75% फिर सह लेगा केंद्र, फिर 50%, फिर धीरे धीरे, मतलब 5 साल का एक कैप दे दिया गया है ना। तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट राज्य पर ना हुई, अच्छी बात है। ये सब हो तभी पाया जब हमने क्या किया, ये डिवीजन डेवलप किया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं,
इस आयोग से आगे बढ़े जाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा एक प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, मैंने आप ही के लिए रखा है। एक पीएम का लेटर था, लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर, है ना, 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मानने के बाद। और वो ये था कि फॉलोइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रिजिड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब हम केंद्रीकृत नियोजन से आगे बढ़ रहे हैं, फोर्सिंग ए वन साइज फिट ऑल अप्रोच ऑन द स्टेट्स। और प्रधानमंत्री ने जबरदस्त भाषण पार्लियामेंट में दिया कि हमने पहली बार फंड को उल्टा घुमाया। पहले केंद्र के पास पैसे ज्यादा होता था, मोहब्बत है, लेकिन कब तक। पॉइंट तो ये है, पूर्वी कंधा में इलेक्शन खत्म, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक अगले फाइनेंस कमीशन का ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि एक आध चीज देखें कि संवैधानिक संस्था है, एकदम सब अच्छी है, सब ऐसे विचार नहीं बनाया जाता है, सिस्टम को पढ़ा जाता है पूरा। संविधान में लिखने से NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बेकार की संस्था है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन गरीबी की मार झेल रही है। आप स्टेट में जाओगे कहीं तो कहीं खोजना बिल्डिंग जहां लिखा हो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, गरीबी की मार झेल रही है। आप कंप्लेन भी करोगे ना, गाड़ी नहीं है जाके देखने के लिए, जब आए वहां विजिट करने, एम्प्लॉइज को देने का पैसा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो बना लेती है, लेकिन कॉस्मेटिक वैल्यूज की संस्थाएं दिखाने के लिए बोलने में लगे। आपको कहीं छोटा सा लिखे रहते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग 2 करोड़ रुपए NHRC स्टेट्स को दे रही है हर साल अभी नई योजनाओं में। तो कुछ चीजें ठीक भी हुई हैं, लेकिन 2 करोड़ से बात नहीं बनी, 200 करोड़ चाहिए एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। 23-24 राज्यों ने बनाया है, सभी ऐसे ही। अब ये NK सिंह बहुत ही स्टाइलिस्ट IAS ऑफिसर है ना, 15वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन। और NK सिंह आपको हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे। विजय सिंह इनके ब्रदर, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, यूपीसी के मेंबर, बड़े अच्छे थे, हिंदी मीडियम को अच्छा नंबर देते थे, है ना। इन्होंने क्या किया, देखिए घटा के क्या कर दिया, 41%। कैसे हो जाता है यार इतना डेटा, इतना जल्दी, इतना परिवर्तन, कुछ तो बात होगा। यानी आपके पास कोई फिक्स बेसिस नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट सिस्टम नहीं, इतना जल्दी चेंज हो जाता है। पहले ये किया गया कि हम सेंटर के शेयर का ही, सेंटर के टैक्स का ही डिवोल्यूशन करके डायरेक्ट पैसा आपको दे देंगे, और एक ही बार उछाल मारा। 14वां वित्त आयोग ने 10% ज्यादा दिया, ठीक है। अब दिया कि दिलवाया, इसमें पॉइंट भी तो है ना, समझना ऐसे। यूजुअली फाइनेंस कमीशन 1-2% बढ़ाती थी, 10% का उछाल एक ही बार में, ठीक है। और ये 1% जो गया, ये जम्मू कश्मीर के नाम पर चला गया। जम्मू कश्मीर को मॉडर्नाइजेशन करना है ये ऑलरेडी। जब ये हमने बना लिया यूनियन टेरिटरी, तो सिस्टम ये कहता है कि जो मिनिस्ट्री डील करेगी उसके बजट से चले, उसका बजट बढ़ाइए, केंद्र खर्चा करे, राज्यों को पैसा क्यों काट रहे। पॉइंट ठीक है, मतलब ये लॉजिकल है, आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो क्या सरकारी संघवाद आ चुका है, एकदम से स्वर्ग से अच्छा हो गया है भारत में? कुछ भी नहीं। अब सवाल क्या आएगा मैं बताऊंगा, तो छपा रहेगा फ्यूचर में, है ना। एग्जैक्टली अब तो हो गया जो होना था। अब इससे आगे बढ़े अगर, तो इन्होंने वेटेज को किस तरीके से सेटल कर दिया। अगर आप देखेंगे एक लिस्ट में आपको दिखाता हूं जिसमें आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि आंकड़ों में कैसे मामला हिला हुआ है। यहाँ देखिए 14th फाइनेंस कमीशन का ये टाइम है, और ये चलना है 21 से 26 तक यही डेटा चलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये है इनकम डिस्टेंस। कल परसों को पूछ रहे थे यहाँ पे कि पॉपुलेशन के आधार पे होता है कि कैसे, आज सब ठीक हो जाएगा। आज हर बात जान रहे हैं, हमने कहा था ना कि एक आध दिन रुकना है, दिन आने वाला है। इनकम डिस्टेंस, आय की दूरी के आधार पे 50% वेटेज हम लोग देते थे। जो भी पैसा देंगे उसमें ये फॉर्मूला डेवलप किया था 14 फाइनेंस कमीशन। इनकम डिस्टेंस क्या होता है, जो मैक्सिमम कमाई करने वाला राज्य है और हम जहां हैं, मतलब जो राज्य जिसके बारे में बात हो रही है उसके बीच का गैप, उसको क्या कहते हैं, इनकम डिस्टेंस। मान लीजिए कि पश्चिमी कंधा का कोई मजबूत राज्य है ना, 80 रुपया कमाए, इतना कम नहीं कमाता होगा, काल्पनिक एग्जाम्पल है। और कोई पूर्वी कंधा के राज्य की बात हो रही है, उसका इनकम है 20 रुपया, गैप कितना है 60 रुपए, तो उसको भरने की जरूरत है। और इस पर 50% वेटेज दे दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए तुरंत वेटेज घट गए, 5% कट गए। अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा रहता, डेटा बैंक, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर होते हैं, आपके पास स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपका सिस्टम मजबूत होता, इतना जल्दी ये फ्रीक्वेंट चेंज होता कि एक ही मतलब 4-5 साल में पूर्वी कंधा मजबूत हो गया होगा, या उसका रेंज बढ़ गया होगा। और आज जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, विकास में कंधे से कंधा मिला के चल, कितना ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि राज्य आपस में क्या करे, कॉम्पिटिशन करे। तो क्या हम कह रहे हैं भाई, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये तो प्रतिस्पर्धा तब करेंगे कि जब इनकम का डिस्टेंस क्या हो, कम हो, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये क्या किया है वित्त आयोग से, कुछ भी फिस्कल फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। पॉइंट ये है कि बीमारी कहां है, बीमारी यहां है कि भाई आप एक स्वायत्त संस्था बनाइए, बड़ी संस्था बनाइए, तभी ठीक होगा। अब देखिए बाकी क्या है, ये जैसे एरिया के लिए ये ठीक है, एरिया बढ़ता घटता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात। पॉपुलेशन में चेंजेस हो सकता है, मान लिया, इसको छोड़ देते। अब ये एक फिर गड़बड़ चीज है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ देखेंगे 12.5% आप इतना दे रहे हैं, इसको वेट दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो पूर्वी कंधे वाले राज्य हैं वहां के डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं? मान लीजिए जो कार्यशील जनसंख्या है, युवा, कहाँ पे जो पूर्वी कंधे वाले राज्य होंगे उसमें सब आपके जैसा मेहनती युवा थोड़ी है, बहुत ऐसे दुकान खेल रहे होंगे, दोपहर कुफू कंपनी में होंगे। पश्चिमी कंधा वाले राज्य क्या कर रहे होंगे, उनके युवक स्टार्टअप कर रहे होंगे, ब्याज के लूछे। कमाई कौन करेगा? अल्टीमेटली पैसा किधर जाएगा? पश्चिम की पूरब, पश्चिम पे। अब देख लीजिए, है ना। और तुलना कर लेते हैं दोनों का, फॉरेस्ट कवर हटा दिया, अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को भी बना लिया गया, ये बहुत अच्छी बात, और वेटेज भी बढ़ा है, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे तारीफ करने लायक, ठीक है। इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट सिर्फ एक पॉइंट होता है,
जैसे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, विकास की प्रक्रिया कर आपने पुल बनाया, तो एक होता है इकोनॉमिक असेसमेंट कि कितना पैसा लगेगा क्या होगा, एक होता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इंपैक्ट या असेसमेंट। भाई पुल टूट जाएगा तो कितना डिवास्टेशन होगा, पैसा कहां से लाओगे, उसके लिए व्यवस्था करो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, बाढ़ सूखा के लिए भी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, ये अच्छा होगा, ये बढ़िया है। दूसरा फिर टेंशन वाला चीज आ रहा है, इसका नाम है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। टैक्स जनरेशन पूर्वी कम कर पाएगा? बताइए, जिस राज्य में कम पढ़े लिखे हों लोग और वहां पे निवेश ना हो, बिहार में लीची की कितने टाइम से बात हो रही है, कोई बड़ी कंपनी का नाम बताइए जो तो मल्टा मिलियनर बिलियनर जबरदस्त कंपनी हो। अच्छा बेचारी कंपनी जाएगी तो बम बंदूक से लूटी जाएगी, तो डर क्यों जा भी नहीं पाता। लीची का चॉकलेट बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन है कहां पे? आज भी वही चैलेंज है जो स्वतंत्रता के समय से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज। कभी ठीक थोड़ा हो जाता है, गड़बड़ होता है। थोड़ा सही हुआ कि गांव गांव में रोड बन गया, अभी महाराष्ट्र गुजरात जैसा रोड नहीं है, लेकिन रोड बन गया, ये अच्छी बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए और फिस्कल डिसिप्लिन के लिए बहुत चीजें चाहिए जो पूर्वी राज्यों में नहीं है, और इसमें 2.5% ये भी वेटेज दिया गया, ये भी लॉसी है उनका। तो कुल मिला के एक वित्त आयोग आया, अपने मन से बदल दिया। आर्बिट्रेशन है कि नहीं? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि अपने मन से हमें जो मन में आ रहा है हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही होता रहे, क्योंकि सिस्टम नहीं है। समझिए, सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होता, आपके पास तथ्य आंकड़े होते, डेटा बैंक होता ठीक से, तो चेंज नहीं होता इतना जल्दी। और चेंज कैसे होता है? जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है ना, तो यहाँ पे जैसे 10 है तो यहाँ पे 10.1 या 10.2 ऐसे चेंजेस होते। यहाँ पे तो हाइब्रिड चेंज हो रहा है, एकदम ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। कभी कुछ थे राजा भोज से सीधा ऐसा हो जा रहा है। तो ये सब होने का रीजन ये है कि हमने अच्छा सिस्टम नहीं बनाया। आज एक वित्त आयोग का दर्शन हुआ आपका, ऐसा वित्त आयोग इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा वित्त आयोग का पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे। उसका अपना देखने का नजरिया डिफरेंट होगा, देखने का नजरिया डिफरेंट होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो यही आएगा बॉस, इसी के बेसिस पे मामला बनेगा और काम हो पाएगा। लिखिए तो दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखना है, लिखना है आपने अभी समस्या लिखा है कि समस्या क्या है, पैराग्राफ छोड़कर। यदि उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करना है तो हमें गवर्नेंस की प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा। गवर्नेंस की प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा और गवर्नेंस की प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा। और वित्त आयोग को सिर्फ संवैधानिक दर्जा देने से संवैधानिक दर्जा देने से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। नीचे सब टाइटल दे दीजिए, सुधार के प्रयास। सुधार के प्रयास, ठीक है। पॉइंट में 14वें वित्त आयोग के लिए 14वें वित्त आयोग के लिए सरकार ने आंकड़ों की उपलब्धता कराने हेतु एक विशिष्ट डिवीजन का गठन किया गया ताकि आंकड़ा विश्लेषण बेहतर हो सके। यही कारण है कि 14वें वित्त आयोग ने अधिक राज्यों के पक्ष में अपना एसी पीछे का बंद करना। फीवर है तो घर में रहना चाहिए ना, थोड़ा आराम कर लेते। ऑनलाइन क्लास इसीलिए पीछे कहां पे बंद कर, देखिए भाई कहीं कर दीजिए। और एक दो कागज आया है कि भाई आप लोग चिट रोक लेते हैं, मत रोका करिए। हैंड राइटिंग एक ही व्यक्ति ने 2 सवाल दिया, हमें लगता है 2 भेजे होंगे तो 2 मेरे पास आ गया है, तो इसका निराकरण पहले कर लेते हैं ना 1 सेकंड में। कुछ लोगों को बता दिया जाए कि पर्चा ना रोके, बता दिया हमने, यूपीएससी से मैच नहीं करता, ठीक बात नहीं। कई बार अच्छे सवाल भी आ रहे हैं,
तो आना चाहिए, है ना, ठीक बात है। लेकिन हाँ, इसका भी एक है ना सेंसर, सेल्फ सेंसर रहना चाहिए, नहीं तो यही होगा, आपका रह जाएगा, है ना, एक एक दिन आगे बढ़ता रहेगा। चुनाव के समय सत्ता पक्ष राज्यों पर बार बार आरोप लगाता है कि राज्यों ने मेरे द्वारा दिए गए अनुदान को अभी तक पूरा खर्च नहीं किया। यदि ऐसा होता है तो बचे अनुदान के पैसे को राज्य क्या करते हैं, लौटा देंगे या फिर जल्द ही जल्द खर्च करना पड़ेगा? नहीं, देखो, एक तो पहले आप इनमें बिलीव मत करो, ये पॉलिटिक्स है। अब देखो ऐसा है, अभी तो आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो अब तो बात समझ में आनी चाहिए कि जो संघ अनुदान देता है, जैसे मान लीजिए बिहार में किसी सभा की बात है, भाई राजनीतिक प्रमुख भारत के गए वहां पे और उन्होंने कहा कि हमने पूछा चीफ मिनिस्टर से कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने 40-50 हजार करोड़ था, आप बताइए कि 50 दो कि 60 दो? तो जनता ने कहा 60 दे दो कि 70 दे दो, बताइए? 70 दो कि 80 दे दो? 80 की 90? ऐसे ही करते करते 1,25,000 करोड़ तक गए हो। पहले से डिसाइड होगा कितना करना है, ताकि दिया, यदि अब देखिए ये जो इन्होंने लिखा है कि खर्च नहीं हो पाता है, खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है, तो कौन से एरिया में गया? वो स्वैच्छिक अनुदान, केंद्र की योजना के लिए। अब जैसे ही उनको एग्जीक्यूट करोगे, अगर विपक्षी दल के हो, तो फिर वो आयुष्मान भारत, फिर वो मनरेगा, फिर वही सब प्रधानमंत्री बीमा योजना, है ना, वही सब उज्ज्वला योजना, वही सब चले। फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो क्या होगा? किसने दिया? वोट किसको दोगे? इस डर से वहां पे जो पार्टी होती है उसको एग्जीक्यूट ही थोड़ा कम करेगी। इसलिए आप अक्सर सुनते हैं कि आयुष्मान भारत केंद्र के विपक्षी दलों से शासित राज्यों में एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। इसका नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। पॉलिटिक्स का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का फायदा है और नुकसान भी है। नुकसान का एक उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि आज जो पार्टी सेंटर में है इसको ठीक उल्टा कर दीजिए ना, आप इसको उल्टा कर दीजिए और विपक्षी दलों से शासित केंद्र में सरकार बना लीजिए, तो अब जो पार्टी है वहां पे जो राज्य है वहां विरोध होने लगेगा उसको। क्यों? फिर उनके अस्तित्व का संकट आ जाएगा। आपको तो कितना कनाडा तक का कहानी सुना दिया है, अब पूरी दुनिया घुमा देते हैं उसको लेकर। अब तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट में कोई तनाव होना ही नहीं चाहिए। ये राजनीति सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये दूसरे देश में, ठीक है। और ये था कि पैसा लौट जाएगा, देखिए, या खर्चा होगा, तो जो पैसा दिया जाता है कोई घर से नहीं देता है ना, बजट से आता है, बजट पारित होता है, बजट का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। और जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अगर पैसा आपने खर्च नहीं किया तो क्या होगा? सनसेट लेजिस्लेशन से, रूल ऑफ लैप्स के नियम के तहत अपने आप को संचित निधि में, और फिर अगर देना है आगे तो फिर से आपको विनियोजन अधिनियम पारित करके ही उसमें से निकालना पड़ेगा, तो पैसा लौट आता है ना, ऐसा। और इसी को गाँव में लोग जो रहते हैं, आप लोग जला के जाले में बैठेंगे, वो कहेंगे कि इतना पैसा आ रहा है, खर्च ही नहीं कर पाते सरकार। अरे ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी है ना, सरकार की कुबेर का धन लुटा दे 2 मिनट में। लेकिन उसमें चूंकि खर्च करेगी तो अपने अस्तित्व का भी थोड़ा सा संकट हो सकता है, इसलिए खर्च नहीं होता। अच्छा, और कई बार ज्वाइंट में पैसा दिया जाता है। जैसे पैसा तो हमने दिया 1,25,000 करोड़, लेकिन सारी योजनाएं ऐसी हैं, आप ऐसा समझिए कि 100 रुपए निकलेगा तब जब 80 रुपए हमने दिया, 20 रुपए आप लगाओगे तब। राज्यों का न 20 रुपए होगा न वो पैसा निकले, पैसा वापस। काम हो गया जो काम करना था। काम क्या है? 50 तुम की 60 लो, समझ गया ना? आप तो इतने समझदार हैं, तेजी से समझ लेते। चलिए आगे लिखिए, कहां पे थे हम लोग? राज्यों के पक्ष में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। डॉट डॉट, पहला डॉट, केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, अंश मतलब शेयर, राज्यों का अंश 32% से सीधे 10% बढ़ाकर 42% कर दिया गया। दूसरा, 8 ऐसी केंद्रीय निर्देशित योजनाएं थी जिसके बड़े वित्तीय आधार थे, उसे राज्यों में हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट, जीएसटी की वजह से होने वाले राज्यों के नुकसान में, यहां देखिए सर, 100% पहले 3 साल, 75% चौथे साल में और 50% अगले, यानी 5 साल का पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया। क्या लिखे हैं? राज्यों के जीएसटी की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे या नुकसान की भरपाई के लिए पहले 3 वर्ष में 100% अनुदान, पहले 3 वर्ष में 100% फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 वर्ष के लिए 100% अनुदान, चौथे वर्ष के लिए 75% का अनुदान, और 5वें वर्ष के लिए 50% का अनुदान या कंपनसेशन, मतलब ये घाटा हम सह लेते हैं, देने का सुझाव दिया।
पैराग्राफ छोड़कर, किंतु किंतु 15वीं योजना के स्तर पर, 15वीं वित्त आयोग के स्तर पर, सॉरी 15वीं वित्त आयोग के स्तर पर ऐसे रुझान देखने को नहीं मिलते, ऐसे रुझान देखने को नहीं मिलते, है ना। नीचे एक छोटा सा सब टाइटल दे दिया, 15वें वित्त आयोग की खास बातें, 15वें कैसे बंद करना है, हाँ ये जाहिर है कि हमें तो ऐसे ही नाम ही करना है, पूरी योजनाएं ही, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है फंड्स, क्योंकि बहुत छोटी छोटी योजनाएं भी हैं, सब फंड्स बहुत होते हैं, थोड़ा स्टेट्स को बेनिफिट हो जाता है कि आप ही चला लीजिए, पैसा आपको दे दिया जाएगा और उसके लिए फंडिंग फाइनेंस कमीशन आपको कर दे, ठीक है। किस, इन दोनों के लिए स्वैच्छिक केस में पूछ रहे हो, स्टैट्यूटरी में जाएगा। जो केंद्रीय नियोजन है या केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वो अगर हम राज्यों को देंगे तो फाइनेंस कमीशन डील करेगा। लिख दीजिए, एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की खास बातें, ऐसा लिख लीजिए कुछ। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 तक के अवधि के लिए 2021 से 26 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सुझावों को 2021 से 26 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सुझावों को प्रस्तुत किया। पहले, एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सुझावों को प्रस्तुत किया। पहले कुछ खास बातें लिख दीजिए। नंबर 1, हमें तो क्रिटिकल बातें निकालनी है, जिससे हमारा काम है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होगा आगे, इसकी संभावनाएं हैं। पहला, केंद्रीय करों में राज्य का अंश 42% से घटाकर 41% कर दिया गया। अगला पॉइंट, 1% की कटौती जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को ध्यान में रखते हुए की गई है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के इनकम डिस्टेंस, आय दूरी, राज्यों के इनकम डिस्टेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा कमाई करने वाले राज्य और ऐसे राज्य जिस पर कंसीडर किया जा रहा है उसके बीच की दूरी क्या है, या सामान्य परिभाषा में कह सकते हैं कि सबसे अधिक कमाई और सबसे कम कमाई करने वाले का क्या है। आय दूरी का वेटेज या भार, आय दूरी का भार या वेटेज या भारांश, कुछ भी लिखिए, वेटेज लिख दीजिए, इतना चलेगा देवनागरी में। 45% कर दिया है, जबकि 14वें वित्त आयोग ने 50% का भारांश तय किया था, है ना। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लिखेंगे तो अच्छा होगा, या जनांकीय निष्पादन, है ना, डेमोग्राफिक निष्पादन के आधार पर 12.5% का भारांश तय किया है। यह उल्लेखनीय है, इसी में लिख दीजिए, यह उल्लेखनीय है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी स्थिति बेहतर नहीं है। और 14वें वित्त आयोग के पास इसके पर्याप्त आंकड़े न होने की वजह से इसे आधार नहीं माना गया था। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन और राजकोषीय सुधार, कर संग्रह और राजकोषीय सुधार
के आधार पर 2.5%। अब पढ़ना है सब इकोनॉमिक्स में, कर संग्रह ये वो। हमारा तो काम गवर्नेंस है। देखो गवर्नेंस आईआर में भी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा लॉ में भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा उधर भी है, थोड़ा एथिक्स में भी, हर जगह है ना। नमक चीनी के जैसा रहता है। इसके बिना क्वेश्चन दिखेगा नहीं साफ साफ, और लिखोगे तो 10 नंबर में, इसके बिना 2-3 नंबर ही रहे। इसको जैसे ही शामिल किए, अब आज के बाद जो वित्त आयोग आपके पास है, अभी असली हो 24 कैरेट, पहले 18-19 कैरेट वाला था, ठीक है। इतना ही अंतर होता है बस। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, अंडरस्टैंडिंग सीधे सीधे होगी। क्या लिख दिए? 2.5% का भारांश रखा गया है, जबकि 14वें वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने इस पर बल नहीं दिया था, पैराग्राफ छोड़कर। अर्थात 14वें और 15वें वित्त आयोग के बीच, 14वें और 15वें वित्त आयोग के बीच वित्त आयोग के बीच आंकड़ों के स्तर पर समरूपता का अभाव है, जिसका मुख्य कारण सचिवालय व्यवस्था का बेहतर न होना है। पैराग्राफ छोड़कर। अतः यदि भारत में अनुदान को लेकर संघ राज्य के विवाद को जड़ से समाप्त करना है तो वित्त आयोग को एक अलग स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करना होगा, और इसके लिए सचिवालय व्यवस्था, पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता, विशेषज्ञता युक्त अधिकारियों को अधिक से अधिक वित्त आयोग की सेवा में पदस्थापित करना होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। ऐसा करने पर ही भारत में राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म को स्थापित करते हुए राज्यों की आकांक्षाओं को एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2021 का है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसके कई आयाम हैं, पहले समझिए। आपके लिए ये सेकंड पेपर में है, तो आप ये मान बैठे कि ये बस पॉलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई वित्त आयोग, और आप इतने संविधान पे विशेष ध्यान रखते हैं। आर्टिकल 280 में है, तो ये उसी का हो गया, बस आंसर हो जाएगा क्या? जो वो पढ़ने का, या अभी किसी ने लिख के भेजा था लक्ष्मीकांत में जो लिखा है वो पढ़ के ये जवाब हो जाएगा। और अभी मैं 3-4 क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ भविष्य के, जो छपे रहेंगे। और मैं क्वेश्चन तो आउट नहीं करा सकता, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेसिंग को एक्टिवेट कर दूंगा मैं, क्योंकि मेंस में फिर मैं ही काम आऊंगा उस लेवल पे। वो एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको आंसर जनरेट कर लोगे कि इसमें किस तरीके से बात करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें क्या क्या इंवॉल्व है, आप समझिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंवॉल्व है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंवॉल्व है, प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। इसमें इकोनॉमी इंवॉल्व है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसमें करंट इंवॉल्व है ना, करंट। और ज्यादा करंट पढ़ने पे करंट मार देता है, सिर्फ करंट के आधार पर नहीं बनेगा, क्योंकि सिस्टम का इसको समझ नहीं है। ये जो फैक्ट्स आपने लिखा है 10% कहीं भी मैगजीन उठा लीजिए, फेंका हुआ लिखा है, लेकिन आप जो आंसर करेंगे ऐसा थोड़ी होगा। बात समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन को लिखिए, पहले तो क्वेश्चन लिखिए, और मैं कहूंगा कि ये क्या है, मैं तो अपना बात भूल गया। मैं क्या बोलूंगा, जोर से बोलो, ये गवर्नेंस है ना, ये बस इसमें सभी शामिल है, सभी थोड़े थोड़े जुड़े मिले जुड़े। क्लियर? चलो लिखो। कितना चिंता करते हो तुम लोग? नहीं देखो, पॉलिटी में पढ़ोगे सेकुलरिज्म, पेपर 1 में आया है ना, फर्स्ट पेपर में आया। अच्छा, उसमें 1 चम्मच मसाला एथिक्स का है, सहिष्णुता शब्द यूज है, टॉलरेंस, ये कहाँ लिखा हुआ? एथिक्स में है।
कंपैशन, टॉलरेंस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सिलेबस में कहां है? सिविल एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, एथिक्स में। कंपोजिट कल्चर इंडियन सोसाइटी में, पेपर 1 में। और ये कहां का है? तो पॉलिटी का। तो पॉलिटी, एथिक्स और इंडियन सोसाइटी मिला के सवाल बनाया, पूछा कहां? पेपर 1। ऊपर उठ जाइए इन सबसे। ये जो सब्जेक्ट की जो बंधन वाली जो बाउंड्री है ना, इस बंधन को तोड़ दीजिए, एकदम निकल भागो एकदम पुरानी धारणाओं से। नहीं तो क्वेश्चंस करने में आप तो बहुत कुछ अभी पढ़े हो पुलिसिंग वाली, लॉ एंड ऑर्डर की, आपको क्या लगता है यहां नहीं आएगा? मे भी पेपर 2 में नहीं आएगा, एनआईए हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा, थर्ड पेपर में आ सकता है। बहुत सी चीजें, हमारी चीजें इकोनॉमी में आती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी पे कुछ क्वेश्चन उससे मेल खाते हो, आप पढ़ लोगे तो आप देखना क्वेश्चन आया हुआ थर्ड पेपर में, थर्ड पेपर का क्वेश्चन सेकंड पेपर में। गरीबी दूर करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप सेकंड पेपर के क्वेश्चन देखिएगा, वो सिर्फ सोशल जस्टिस के बेसिस पे नहीं सॉल्व होंगे। तो जब आप सब चीज पढ़ के चीजों को जोड़ना सीख जाते हैं ना, कनेक्ट करना, चाहे फॉल्ट रेट, तो आपके लिए सबसे आसान दिन होता है आंसर लिखने का। और अभी मैंने, जैसे कि मैंने जो आंसर पढ़े, इतना जल्दी आप लोगों ने इसको पिक किया है, अच्छे आंसर लिखते हैं। बहुत सारे आंसर हमने पढ़े, बहुत मैं नहीं पढ़ पाया, थोड़ा अभी ऐसा था, उसमें हमने देखा कि बढ़िया आंसर लिखते हैं। आपसे एक और कनिष्ठ बैच, मतलब बच्चे लोग जो है वो भी अच्छा लिख रहे हैं उसमें से, है ना? तो ऐसे ही करना, लिख दीजिए भाई, भारत के 14वें वित्त आयोग की, लिख लिए। चलो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 14वें वित्त आयोग की संस्कृति ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? उत्तर दीजिए। अब भावुक मत हो जाना, अब यही मत बोल देना कि गांव में कहा था ना, घी से चिकना, एकदम कुछ आम बच्चे क्या करेंगे? संवैधानिक संस्था है, अच्छा करंट पढ़े हैं, करंट मानने वाला है ना, वो लिखेंगे कि 42% कर दिया साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और एक बच्चा लिखेगा कि ये वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई संस्था है, यद्यपि ये सिस्टम डेवलप किया गया था आर्टिफिशियली कि कोई डेटा उनको मिले, तो इस बार 14वें वित्त आयोग ने किया, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हमेशा के लिए क्या है, अब आने वाले वित्त आयोग प्रो स्टेट्स ही काम करेंगे। आपके पास 15वां वित्त आयोग का भी कोई डेटा है, आप तुरंत यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। अगर आज की तारीख में इसका आंसर करना हो, तो भाई वो 42% को बढ़ा के 41% हो गए, जो यूनियन टैक्स में स्टेट शेयर थे बढ़ गए, है ना? तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें बेहतरी तभी हो सकती है, मतलब घी से चिकना तभी हो सकता है, जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय मामलों के विभाग से बाहर निकाल के इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए, जैसा कोई नीति आयोग या नियोजन आयोग है, भारी भरकम संस्था जिसको अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान है, तभी ये सब। अब ये तो आ गया, अब लिखो जो आएगा, जो छपेगा। लिखो लिखो, अरे चलो लिखो। ब्यूरोक्रेसी में काम की बातें बोली जाती है, ब्यूरोक्रेट्स का एक गुण होता है ना? अगला सवाल, क्या कारण है कि पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में केंद्रीय करों में राज्यों के अंश में कटौती करने एवं संघ से राज्य को अनुदान देने के वेटेज में, भारांश में, संघ से राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के भारांश में 14वें वित्त आयोग के विपरीत परिवर्तन किए गए हैं, जो राजकोषीय संघवाद के हित में नहीं है। विवेचना करें। अब देखिए, करंट पढ़ने वाला क्या लिखेगा कि जम्मू कश्मीर बन गया यूटी या लद्दाख, इसलिए 1% काटा। आप ये तो लिखेंगे ही, लेकिन आप कुछ और भी लिखेंगे। क्या कारण है? सेक्रेटरिएट सिस्टम नहीं है, डेटा बैंक नहीं है, डेटा फिक्स ही नहीं रहता, डेटा एनालिसिस उनका अच्छा नहीं है, कार्यकुशल अधिकारी इनके पास नहीं है जैसा नीति आयोग के पास होता है। और जब इनका रिपोर्ट्स होता है तो ये इसी का फायदा उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट कटौती करते रहती है इनके रिकमेंडेशंस में। और यही कारण है कि ट्रेडिशनली नियोजन आयोग या आज का नीति आयोग इनके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता जा रहा है और इनका कटौती कर रहा है। क्योंकि देखो, पैसा ही देना है ना संघ से राज्य को, और पैसा विकास के लिए देना है। तो जब इनका डेटा ठीक नहीं रहेगा, डेटा एनालिसिस अच्छा नहीं करेंगे, तो केंद्र को मौके मिल जाएगा कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कटौती करके क्यों ना हम नीति आयोग के थ्रू ही काम करने। पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि जब भी कोई आयोग बनाते हो तो हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपको देंगे अगली बार के वित्त आयोग में, क्योंकि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखेगा कौन? राष्ट्रपति। उस जो पेन से लिखा जाएगा उसका इंक किसका होगा? आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री। तो एक्चुअल में प्रधानमंत्री किसके प्रमुख हैं? नीति आयोग के। तो होगा कि थोड़ा कम ही दीजिए इनको थोड़ा दिक्कत है, हाथ तंग है ना, इधर हाथ ठीक है, इधर ही से काम, तो धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जाए। नेक्स्ट, परंपरागत नियोजन आयोग या आज के नीति आयोग, परंपरागत नियोजन आयोग या आज के नीति आयोग, आज के नीति आयोग ने वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार व शक्तियों में लगातार कटौती करने का कार्य किया है।
जिससे राज्यों को सांविधिक अनुदान, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स नहीं मिल पाते हैं और संघ राज का विवाद बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप वित्त आयोग के संस्थागत सुधार के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये सब भविष्य के प्रश्न हैं। जब आ जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि अच्छा अब इसकी भी तैयारी करें, तो फिर तो नहीं आएगा, तो आएगा नया, क्योंकि तो यूपीएससी है, तो पीसीएस है नहीं कि एक बार आ गया रिपीट हो रहा है। हमेशा नया सोचो, नए डायमेंशन जो बन रहे हैं 14वां 15वां का कंपैरिजन पूछ सकता है। इसको लिखने के लिए जो आपको अभी क्वेश्चन दिया, आप सिंपली ये कहेंगे कि दोनों का संगठनात्मक आधार बता देंगे या फैक्ट लिस्ट बता देंगे, वित्त आयोग, नियोजन आयोग, फलाना ढिमकाना ऐसा, और बताएंगे कि चूंकि इसके पास सेक्रेटरिएट यही 4-5 पॉइंट, सेक्रेटरिएट सिस्टम अच्छा नहीं है, आंकड़े नहीं है, आर्काइव्स नहीं है, डेटा बैंक नहीं है, तो ये अच्छा मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसको स्टेट के विजिट करने पड़ते हैं, राज्य बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसको सच मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए इसके पास कोई मशीनरी नहीं है। तो इसके आंकड़े में कमियां मिल जाती हैं, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगर क्रॉस चेक करवा दिया गया तो नियोजन आयोग से ज्यादा अच्छा कोई संस्था या नीति आयोग से अच्छा कोई संस्था है नहीं, वो इसकी कमियों को ढूंढ देता है। तो अगले बार जब वित्त आयोग का गठन होगा तो इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस कम करके वो काम किसको दे दिया जाएगा? नीति आयोग का। इस तरीके से धीरे धीरे इसका इरोजन होता रहेगा। अगर हमें ठीक करना है, क्योंकि जितना ये इरोजन करोगे, स्टैट्यूटरी ग्रांट जितना कम करोगे, संघराज का झगड़ा उतना होगा। ठीक है, समस्या कुछ है एक्चुअल में, और उसका प्रभाव कहीं दिख रहा है। प्रभाव क्या दिख रहा है? केंद्र राज का झगड़ा। समस्या क्या है? एक संस्था को कमजोर बना के रखे जो राज्य को मजबूत करेगी। ठीक है, आप उसको ठीक कर दीजिए, सचिवालय व्यवस्था ठीक हो, आपके पास पॉइंट आ गए, इसको स्ट्रक्चर बाहर निकालिए, वित्त आयोग से, वित्त मंत्रालय से बाहर निकालिए, है ना, व्यय मामलों के विभाग से मजबूत करिए, राज्य खुश हो जाएंगे, और एकदम जिसको कहते हैं ना गांव के लोग स्वर्ग से अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।